हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कोर्स 502 डीएलएड का एनआईओएस का मटेरियल हम कवर कर रहे हैं जी। फोर्थ ब्लॉक कर रहे हैं, 14th यूनिट है, सिर्फ 2 यूनिट बच जाएंगी इसके बाद इस कोर्स की, स्पेसिफिकली 15वीं और 16वीं यूनिट यानी 15 एंड 16। सो आज हम बात करेंगे 14th यूनिट के बारे में, जिसमें लर्निंग एंड असेसमेंट की बात की गई है। वैसे तो इसमें मेजरली जो 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं ना, लर्निंग, फॉर असेसमेंट, ऑफ असेसमेंट एंड एज असेसमेंट, उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें इससे रिलेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बट जो इस एनआईओएस के मटेरियल में बताया गया है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको थोड़ी सी और हो जाए, और थोड़ा सा और भी बीइंग अ टीचर आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए बच्चों के साथ, तो वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये डीएलएड का कोर्स है और मैं ऑलरेडी नेट एजुकेशन के लिए आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी काफी एडवांस लेवल के लेक्चर्स बना रखे हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक सा डिस्कशन है, बट एक बार जान लेना जरूरी है ताकि आप लोग भी मेंटली सेटिस्फाइड रहें कि आपने ये यूनिट कवर कर रखी है। ओके, सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं पहले। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हमें असेसमेंट करनी है, यानी एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट या टर्म। तो जब भी यूनिट टेस्ट हो या टर्म टेस्ट हो, एंड में जाके जो टेस्ट हो रहा है वो लर्निंग के असेसमेंट के लिए हो रहा है कि क्या लर्निंग हो चुकी है, कितनी हुई है, उसकी बात हो रही है। सो आप हिंदी में इसको याद रख सकते हैं, असेसमेंट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या की, है ना, मतलब बचपन में पढ़ते थे ना स्कूल लेवल पे। तो लर्निंग की असेसमेंट यानी जो लर्निंग हो चुकी है उसको असेस करने की जरूरत है। सो वही इसके अंदर हमें पढ़ना है। टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो किस तरीके के टूल्स और स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, तो बहुत सारे टूल्स हैं। उनमें से अगर हम देखें, सो यूजिंग, हमें टेस्ट बना रहे हैं हम और उसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, एनेक्डोटल और एक होता है क्यूमुलेटिव। मैंने ये ऑलरेडी करवा रखा है, बट आप फिर भी मुझे बताइएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आने वाले लेक्चर्स में फिर मैं बता दूंगी, बट जो रेगुलर देखते हैं एटलीस्ट वो स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। आप रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप रेट करेंगे कि अच्छा इस बच्चे के इतना ग्रेड है या इतने मार्क्स हैं। इस तरीके से चेकलिस्ट बना सकते हैं आप। या स्ट्रेटेजीज की बात करें तो आप इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, ओरल टेस्ट हो, वो सारी चीजें कर सकते हैं। स्टूडेंट ने जो काम किया है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सो अलग अलग तरीके के टूल्स या स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग की असेसमेंट करने के लिए। ओके, ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से असेस करना चाह रहा है। ओके, बट बीइंग अ टीचर आपकी कुछ एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली टीचर की रहेगी, वही असेस करेंगे ना बच्चे को। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जिन पे टीचर को अटेंशन देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं असेसमेंट टास्क के या असाइनमेंट की, वो ऑलरेडी बच्चों को क्लियरली पता हो कि आपका टेस्ट इस यूनिट का लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है, और ये चीज आप में असेस की जाएगी कि आपको ये चीजें आती हैं या नहीं आती। ओके, सो ताकि वो कंप्लीट यूनिट को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाए जिस तरीके से आप उसका असेसमेंट करने वाले हैं। ओके, यू मस्ट प्रिपेयर रीजनेबल टाइम लिमिट्स। डेफिनेटली जो भी टास्क, असाइनमेंट, टेस्ट जो भी आप देंगे उसकी टाइम लिमिट रहेगी। जैसे टीचर हमें बता देते थे ना कि यूनिट नंबर 5 का टेस्ट होगा जी, और उसका टेस्ट आप लोगों का कितना 20 मिनट का होगा, 20 मिनट में आपको इतने क्वेश्चंस करने। तो एक पैटर्न, एक रीजनेबल टाइम, सारी चीजें बच्चों को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म कर दिया। ओके, यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द challenges faced by some students in completing the task and assignment। तो आपको obviously you have to be sensitive, ताकि आप उनसे बेटर तरीके से डील कर पाए और बच्चों को समझा पाए कि क्या क्या challenges वो फेस कर रहे हैं, या बच्चे अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है तो आपसे आके हेल्प ले सकें। ओके, यू मस्ट कलेक्ट सफिशिएंट एविडेंस ऑन विच यू बेस योर डिसीजन। तो चाहे वो टेस्ट के मार्क्स हो, चाहे आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशन करके आप उनको असेस कर रहे हैं, सो आप
आपके पास इनफ एविडेंस होने चाहिए कि मान लो आप इस बच्चे को जो है 20 में से 15 मार्क्स दे रहे हैं या कितनी रेटिंग आप उसको दे रहे हैं, ए ग्रेड दिया है या A+ दिया है, क्यों दिया है। सो उस आपने जो भी ग्रेड दिया है या जो भी आपने जजमेंट उसके लिए दी है, वो चीज के लिए आपके पास मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया है, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए कि भाई ये इस चीज में अच्छा है, इसलिए मैं इसको इतने मार्क्स दे रहा हूं। ठीक है। You must have strong justifications for the marks grades that you give to the students. तो आपके पास justification होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो हमारे एक सर होते थे, तो HK सर, उनका ये होता था कि अगर मान लो 5, क्योंकि ना बहुत कम मार्क्स के भी टेस्ट होते थे, मतलब 5 नंबर का टेस्ट हो रहा है और आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी। तो जब आप वो 5 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं और उसमें से आपको 2.5 या 3 नंबर दे रखे हैं टीचर ने, एंड आप उनके पास जाते कि सर ये ना ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं थी और आपने कट कर रखे हैं नंबर, सो वो आपको इतनी क्लियर तरीके से जस्टिफिकेशन देते थे कि आपने क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या चीजें और होनी चाहिए थी। इनफैक्ट वो आपको कन्विंस कर देंगे कि ये जो नंबर मैंने 2.5 नंबर दे रखे ना, ये भी एक्स्ट्रा ही दे रखे हैं, अगर आप कहो तो मैं काट भी सकता हूँ। ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन टीचर के पास होनी चाहिए कि उसने वो मार्क्स जो दिए हैं वो क्यों दिए हैं, कितने और मिल सकते हैं या कितने और कट भी सकते हैं। ठीक है। सो वो चीजें टीचर के पास, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो जस्टिफिकेशंस जो है अपनी रेडी रखे, ताकि बच्चे की तरफ से ये ना हो कि भाई बायसनेस हुई है। ओके। मेकिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग इफेक्टिव, अगर हमें इफेक्टिव बनानी है तो डेफिनेटली आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। आप वेराइटी ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और बेटर तरीके से आप असेस कर पाए स्टूडेंट्स को। जो भी विद इन द टास्क, जो भी असेसमेंट का टास्क या टूल है, उसमें एडिक्वेट चॉइसेस भी बच्चे के पास अवेलेबल होनी चाहिए उसकी नीड्स के हिसाब से, कि अच्छा ये नहीं कर सकते, ये कर लेंगे। सो वो इस तरीके से आपको चॉइसेस उसमें रखनी है। अगर आप नंबर ऑफ डाटा, मतलब होता है ना, ऑफ योर स्टूडेंट्स, आप अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर भी लेते हैं, मतलब इफ यू कलेक्टेड अ नंबर ऑफ डाटा, सो आपकी जो असेसमेंट है वो मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट रीसेंट डाटा के बेस पे होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, आप ये देखते हैं कि मतलब आप 7th क्लास का असेसमेंट देख रहे हो और आप ये देख रहे हैं कि 5th क्लास में जब ये बच्चा 5th क्लास में था तो उस टाइम पे इसने जो है कुछ वायलेंट एक्टिविटी की थी या किसी बच्चे को मार दिया था, उस बेसिस पे आप अब नंबर काट रहे हैं, वो तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना। तो कंसिस्टेंटली अगर उसके बाद उसने अच्छा बिहेव किया है कंसिस्टेंटली, तो ऑब्वियसली उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है। और रीसेंट डाटा के बेसिस पे आप जो है उसको, मतलब भले ही आपने पीछे तक का डाटा कलेक्ट कर रखा है, बट मोस्ट रीसेंट और कंसिस्टेंट डाटा के बेसिस पे आप उसको असेस करेंगे। ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसी भी टॉपिक या एरिया पे, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। विद अप्रोप्रिएट फीडबैक गिवन फॉर इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। तो आप उसकी प्रैक्टिस भी करवाइए पहले, ताकि उसको, जैसे कई बार प्री बोर्ड्स होते थे उसमें बता देते थे टीचर्स कि भाई ऐसे मत लिख के आना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये याद कर लेना, ये कमी है तुम में। सो वो सारी चीजें जो हैं बच्चे को एक इंप्रूवमेंट का चांस रहे, ताकि जब वो लास्ट में फाइनल तैयारी करके लास्ट एग्जाम दे तो उसको बेटर तरीके से टीचर भी असेस कर पाए और बच्चा अपना 100% दे पाए। ओके। फर्दर बात करें तो आपको एक्सट्रीम केयर रखनी चाहिए जब भी आप स्कोरिंग करते हैं, ताकि विदाउट एनी बायसनेस जो है वो स्कोरिंग हो सके। ये भी अर्लियर भी हमने बताया है कि जो आप मार्क्स या ग्रेड्स अवार्ड करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल जजमेंट के साथ आप ग्रेड करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बहुत एक्सट्रीम जो है वो कर रखी है, मार्किंग कर रखी है। सो वो अकॉर्डिंगली सभी बच्चों के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे, आपको अच्छा लगता है कोई बच्चा कि भैया तो पढ़ने में अच्छा है, तो आप उसका क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, हो सकता है उसको उस दिन वो क्वेश्चन ना पता हो, राइट। तो आप बिना किसी बायसनेस के जो है वो एग्जाम चेक करेंगे। इफ यू फाइंड सम स्टूडेंट्स रिजल्ट जो अगर इनकंसिस्टेंट है या फ्लक्चुएटिंग है रिसेंट असेसमेंट के दौरान, तो आप उनको रिव्यू कीजिए केयरफुली और उनको बताइए कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या वो कर सकते हैं, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि असल रियल कारण क्या है उनकी इनकंसिस्टेंसी का, कि बच्चा तो अच्छा था लेकिन ये अब क्या हो रहा है, ये इनकंसिस्टेंट कैसे नजर आ रहे हैं, इसके स्कोर समझ नहीं आ रहा या कोई दिक्कत हो रही है, घर पे कोई प्रॉब्लम, क्या इश्यू चल रहा है। ओके। सो वो जानने की आपको कोशिश करनी है, तो आप बेटर तरीके से असेसमेंट कर पाएंगे। अब बात आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सिखाना भी है बच्चे को, साथ साथ प्रैक्टिस भी। जब आप प्रैक्टिस के दौरान उसको बताते हैं तो वो असेसमेंट, जैसे आपने कोई प्रैक्टिस टेस्ट लिया, डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया या फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, सो वो सारी चीजें असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर इंक्लूड होंगी, क्योंकि आप लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है। यानी आप जो असेसमेंट कर रहे हैं उसके बाद बच्चे के पास इंप्रूवमेंट का चांस है, वो अब चाहे तो आप उसको बताएंगे, जो फीडबैक देंगे उस बेसिस पे अपने आप में इंप्रूवमेंट कर
कर सकता है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग में 2 फेजेस आ जाते हैं, एक इनिशियल या डायग्नोस्टिक असेसमेंट कि क्या मतलब उसमें दिक्कत आ रही है बच्चे को, और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप ड्यूरिंग द क्लास या मतलब पूरे साल के दौरान जब आप बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के? सो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि हर एक बच्चे को ये चीज पता हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है। ओके, ताकि उसके पास इंप्रूवमेंट का भी चांस हो, आप उसको इंप्रूवमेंट के चांसेस बता पाए कि यहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप उसको सपोर्ट कर पाए और वो एक तरीके से मोटिवेटेड भी फील करे। ओके, ये टीचर भी फुल्ली इक्विप्ड रहेंगे कि किस तरीके से हमें जजमेंट करनी है, किस तरीके से हम बच्चे को असेस करें और क्या क्या इंप्रूवमेंट लर्निंग या क्या क्या इंप्रूवमेंट वाली चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि आप अच्छे से उसको जज कर पाए कि हाँ ये बच्चा पोटेंशियल तो इसका बहुत है बट ये अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, क्या उसको फीडबैक दिया जाना चाहिए। ओके, स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए फॉर मेकिंग जो रेगुलर यूजफुल मैनेजेबल और एक्यूरेट असेसमेंट जो है बच्चों की कर पाए। सो आपको एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट का सिस्टम बनाना चाहिए स्कूल में। जैसे कई बार होता है ना कि हर एक लेक्चर के हर एक यूनिट के बाद आप असेसमेंट के लिए टेस्ट ले रहे हैं या हर एक लेक्चर के बाद आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं, तो वो अलग अलग चीजें एक स्ट्रक्चर जो है स्कूल में हो सकता है। ओके, हर एक पेरेंट या गार्जियन जो है उसको भी पता हो अच्छे से कि उसका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट जो है उसको जरूरत है, ताकि पेरेंट्स उसको किस तरीके से सपोर्ट कर पाए ये भी टीचर उनको बता पाए कि आप इस तरीके से इसको सपोर्ट कीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी असेसमेंट फॉर लर्निंग की, क्योंकि वो फॉर लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, वहां लर्निंग हो चुकी है, इंप्रूवमेंट के चांस नहीं होते वहां पे, बट असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंप्रूवमेंट के चांस हैं, तो हम बच्चे को का जो फुल पोटेंशियल है ना उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रिस्पॉन्सिव है सभी लर्नर्स के लिए, ताकि उनके एरियाज या जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, नीड, वो सारी चीजें हम पता कर पाए। डिस्क्रिप्टिव होता है, ये नेचर में जजमेंटल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आप पास फेल का डिसीजन नहीं सुना रहे। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन आप उसको देंगे, क्या क्या फीडबैक जो है आप उसको प्रोवाइड करें और वो इंप्रूव करें। ओके, थ्रू द यूज ऑफ हाई क्वालिटी फीडबैक आप बच्चे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो और बेटर कैसे कर सकता है, कहाँ पे उनको डिफिकल्टी आ रही है, वहां हेल्प कर सकते हैं और उसको इंप्रूव करने में उसकी मदद कर सकते हैं। और प्लस पेरेंट्स को जब इन्फॉर्म करेंगे तो उनकी भी मदद हो जाएगी कि बच्चे को कहाँ हेल्प करें वो। ठीक है, सो हाई क्वालिटी फीडबैक जो है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिंस द लर्नर हैज टू प्रोवाइडेड फीडबैक इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ऑनगोइंग प्रोसेस, सो एक कॉन्टिन्यूअस और वो होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस जो है लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे उसका असेसमेंट चलता रहेगा। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंप्रूवमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। It causes students to reflect upon their work and learning. So बच्चों को भी एक मौका मिलता है कि वो अपनी क्या उन्होंने पढ़ा था, क्या उन्होंने परफॉर्म किया, किस तरीके की कमियां रह गई, क्यों रह गई वो, तो वो अपने आप को भी असेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट के भी चांसेस रहेंगे। ये स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एरर्स या जो गलतियां उनको एग्जाम में करनी है डायरेक्ट वो पहले ही कर लें। कई बार जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तब भी बोलते हैं ना कि जो भी गलतियां करनी है अभी कर लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो गलतियां फिर एग्जाम टाइम पे ना करो, आप जो फाइनल एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेल्फ और पीयर एग्जामिनेशन में भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि खुद भी असेस कर सकते हैं बच्चे अपने आप को, पीयर असेसमेंट भी हो सकती है, तो वो सारी चीजें असेसमेंट फॉर लर्निंग में देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली ये प्लान्ड होता है ताकि हम बच्चों को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएं और बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इंप्रूव कर पाएं। ओके, यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप, ये थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल चीज थी। इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ बताए किसके, असेसमेंट फॉर लर्निंग के। क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो, एक तो प्रोविजन रहेगा इफेक्टिव फीडबैक का स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली हमने पढ़ा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी बच्चे की खुद की लर्निंग के लिए, यानी बच्चा भी इन्वॉल्व रहेगा कि अच्छा मेरी यहाँ गड़बड़ हो गई, अगली बार नहीं करनी है ये। ठीक है, आप टीचिंग को भी उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि असेसमेंट के रिजल्ट को देखते हुए कि असेसमेंट में ये चीजें गड़बड़ मिली, बच्चे शायद यहाँ कमी उनको फील हो रही है, ये चीज एडजस्ट की जा सकती है, इस चीज को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस असेसमेंट हैज ऑन द मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स।
बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। तो लर्निंग के ऊपर डेफिनेटली जो एक असेसमेंट का वो होता है ना, मतलब एक मोटिवेशन या जो सेल्फ एस्टीम है बच्चे की, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीजों को असेसमेंट बहुत इंपैक्ट करता है। अगर उनके अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है वो बिल्कुल ऐसे ओवर एस्टिमेट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, और अगर कम मार्क्स आ गए तो उनका मोटिवेशन डाउन भी जा सकता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम, जिनको हमें रिकॉग्नाइज करना है जब हम असेस कर रहे हैं। Need for students to be able to assess themselves and understand how to improve. So यहाँ पर बच्चों के पास भी चांस रहेगा कि वो अपने आप को असेस कर पाएं और कैसे इंप्रूव करना है ये बात को समझ पाएं। सो ये यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप ने आइडेंटिफाई किए ये 5 प्रिंसिपल कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए हेल्पफुल है। ओके, सो बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं या मेथड ऑफ असेसमेंट भी हो सकते हैं जब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे। सो इसमें 4 मेजर अप्रोच आते हैं। एक है टीचर लेड असेसमेंट, जिसमें लीड कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। यहाँ पे लर्नर खुद को असेस कर रहा है, लर्नर सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे पीयर आपको असेस कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। या फिर सीबीटी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट भी हो सकता है, सीबीटी मोड में हम बोल देते हैं ना। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो भी हो सकता है, उस तरीके से भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। फीडबैक की अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, पहले असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग होगा, देन लर्नर के लिए फीडबैक टू लर्नर होगा, फीडबैक टू टीचर्स भी होगा, क्योंकि टीचर्स को भी फीडबैक मिलेगा कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे थे, किस तरीके से वो पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे वो टीचर्स उस फीडबैक के बेसिस पे एक्शन लेंगे, बच्चे अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। ओवरऑल बात क्या हो रही है, हम सिर्फ सभी लर्नर्स की लर्निंग को एनहेंस करना चाह रहे हैं। सो ये ओवरऑल फीडबैक निकल के आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग लर्नर के लिए भी फीडबैक देता है और टीचर के लिए भी फीडबैक देता है, ताकि लर्नर अपने लेवल पे चीजों को मॉडिफाई कर सके, अपने आप को इंप्रूव कर सके, टीचर भी उनको इंप्रूव कर सके, प्लस टीचर जो है अपने लेवल पे मेथड ऑफ टीचिंग पे भी काम कर सके कि शायद यहाँ गड़बड़ हो, इसको चेंज किया जा सकता है। ओके, जब भी आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो कई चीजें होती है। जब आप रिटर्न फीडबैक दे रहे हैं ना, सो रिस्पॉन्ड टू द कंटेंट एंड द मैसेज इन द राइटिंग फर्स्ट। सो आप पहले उसको जो आपने लिखा है उसको राइटिंग में दीजिए कि अच्छा ठीक है यहाँ गड़बड़, जैसे लास्ट में कई बार टीचर गुड दे देते हैं कि भाई बहुत बढ़िया किया, कई बार रिमार्क दे देते हैं कि नीड इंप्रूवमेंट। ओके, सो वो चीज है कि वो आप पहले लिख के आप उसको बता रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ सरफेस एरर पे ही फोकस ना करें, ये टीचर का काम रहेगा कि सिर्फ स्पेलिंग या पंक्चुएशन चेक कर रहे हैं, उसने जिस्ट क्या लिखा है, उसने चीज क्या लिखी है, क्या कितना उसको समझ आया है, वो समझने की कोशिश टीचर को करनी है। सीधा एरर बताने नहीं लग जाना, उसको पहले उसकी तारीफ भी करनी है कि आपने ये चीजें बढ़िया की, बट यहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ओके, जैसे राइटिंग अगर वीक है तो आप 1 या 2 पर्टिकुलर एरियाज बताइए कि कैसे वो किस चीज के ऊपर अटेंशन दी जाए, कैसे उसको ठीक करें, रादर देन कई बार टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना जो टिक से या रेड क्रॉस से ऐसे 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 हर एक वर्ड के ऊपर आपको टिक मिलेगा कि हाँ चेक किया है। सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो चीजें करने की बजाय आप 1-2 पर्टिकुलर पॉइंट्स एरियाज बता दीजिए, थोड़ा स्पेसिफिक रहिए चीजों में, ताकि बच्चे को भी पता हो कि उसको किस चीज के ऊपर काम करना है, क्या उसकी कमी रह गई है। ओके, बच्चे को करेक्शन करने के लिए एनकरेज कीजिए, वो जरूरी है। एंड डोंट सिंपली राइट एंड करेक्ट द आंसर या स्पेलिंग, आप उनको बस लिख मत दीजिए, बच्चे को समझाइए कि उसने क्या गड़बड़ की, कैसे गड़बड़ की और कैसे वो ठीक करे। ओके, जब आप वर्बल फीडबैक दे रहे हैं तो प्लीज आप जब बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बोलने से पहले सोचना चाहिए और एक पॉजिटिव फीडबैक पे आपको जो है स्पेसिफिकली स्ट्रेस देना है, ताकि पॉजिटिव चीजें आप पहले बताएं, देन आप उसकी नेगेटिविटी पे जाएं और नेगेटिविटी को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली कोट करके बताएं कि आप इस चीज को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, रादर देन कि ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से बात नहीं करनी है कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए वहां पर। ओके, जो भी उसने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट कीजिए और फिर बताइए कि ये इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट के भी व्यू जानने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने कहाँ पे क्या, उनको अपने सेल्फ असेसमेंट का भी मौका दीजिए ताकि उनको समझ आ सके कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि जो चीज आपको उनको समझाना चाह रहे हैं क्या पता वो खुद ही समझ जाएं। राइट, इनवाइट द स्टूडेंट टू कमेंट ऑन व्हाट यू डू वेल, आप उनको इस चीज पे बताइए कि आपने क्या अच्छा किया या क्या अच्छा आपको आता है, आप वो समझाइए हमें। ठीक है, फीडबैक हमेशा 1 वे प्रोसेस नहीं होता, फीडबैक एक 2 वे प्रोसेस होता है। जो बच्चे आपको समझाएंगे मतलब कि क्यों लिखा उन्होंने कोई पर्टिकुलर चीज, या आप उनको फीडबैक देंगे, वो काम करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, वो 2 वे रहेगा फीडबैक हमेशा, वो ध्यान रखिए। ओके, फ्रेम क्वेश्चंस केयरफुली, सो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा पूछिए ताकि ये ना हो कि उसको बिल्कुल वही एग्जैक्ट आंसर करना हो, तो वो एक उसका दिमाग ओपन हो सके, वो चीजें बेटर तरीके से उसका मतलब डेवलपमेंट कर पाएंगी।
यूज प्रॉम्प्ट सच एज वुड यू लाइक टू से मोर अबाउट दैट। तो उनसे पूछिए, थोड़ा और एनकरेज कीजिए उनको बताने के लिए, ना कि ये कि आप बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको नहीं आता तो वो कुछ सोच के बोल ही ना पाए। ओके, जब भी आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिए ताकि बच्चे को भी टाइम मिले सोचने समझने का। ऐसे ना हो कि आपने पूछा और 2 सेकंड में आंसर नहीं आया तो आप अगले पे मूव कर गए, वो नहीं होना चाहिए। ओके, जनरलाइजेशन को अवॉइड करना है कि देयर आर अ लॉट ऑफ इनएक्यूरेसीज, इस तरीके की चीजों को जनरलाइज नहीं करना है। आप उसको स्पेसिफिकली बताइए कि ये आपने सही किया है, ये आपने गलत किया है, यहां आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको पता हो इंप्रूवमेंट कहां करना है। अब आपने बोल दिया बहुत सारी इनएक्यूरेसीज हैं तो वो कहां इंप्रूवमेंट करे, राइट। सो एक स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट का जो है एरिया आपको उसको बताना है। फोकस ऑन द थिंग्स दैट ईच स्टूडेंट कैन चेंज, और अवॉइड कीजिए ओवरलोडिंग, ठीक है, कि आपने सब कुछ ही चेंज करने को एक दिन में बोल दिया, वो मत कीजिए। आप पर्टिकुलर चीजें उसको बता दीजिए कि पहले इन पे इंप्रूवमेंट कर लो। थोड़ा सेंसिटिव रहिए, ऑब्वियसली सेंसिटिव रहना टीचर का जरूरी है। और क्या मूव फॉरवर्ड करने के तरीके साथ में हो सकते हैं कि आप कैसे साथ में आगे बढ़ सकते हैं, वो समझा सकते हैं, वो सजेशन जो है वो ऑब्वियसली जरूरी हो जाते हैं। एग्री व्हाट यू विल बोथ डू एज अ रिजल्ट, तो आप और टीचर दोनों, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो चीजें पता होनी जरूरी है। और एक मतलब सुटेबल अप्रोच जो है इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि और बेटर परफॉर्मेंस जो है बच्चे की एनहेंस हो पाए। ओके, सो प्रॉपरली इफेक्टिव फीडबैक के लिए आप क्या कर सकते हैं बीइंग अ टीचर, आप उनको फीडबैक दीजिए विदाउट एनी डिले। कई बार होता है ना कि आप बहुत लेट उनको बताते हैं कि ये तुमने वहां भी गड़बड़ की थी, जो टेस्ट हुआ है उसको जल्दी से चेक करके जल्दी से उनको फीडबैक बता दीजिए। एक्यूरेट और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, जनरलाइज मत कीजिए चीजों को कि सारी गड़बड़ कर दी, स्पेसिफिक बताइए उसको। ऐसे स्टेटमेंट्स इंक्लूड कीजिए जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को इस तरीके से बताए, और आप उसको गाइड भी कीजिए कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, तो 1 या 2 पर्टिकुलर लर्निंग गोल्स या टारगेट्स उसको समझाइए, ताकि जब वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाए तब आप और चीजें बता पाए कि अब क्या इंप्रूवमेंट वो बच्चा वहां कर सकता है। ओके, सो बेसिकली हमें यही समझ आ रहा है कि कल्चर ऑफ सक्सेस क्रिएट करने के लिए जहां पे सभी स्टूडेंट्स बिलीव करें कि वो अचीव कर सकते हैं, वहां पर टीचर को एक एनवायरनमेंट क्लियर बताना है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर हों किस बारे में, कि उनको क्या करना है, कैसे उनकी असेसमेंट होगी, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, और कैसे उसको सही किया जा सकता है। ओके, सो बिल्कुल क्लियर कट अप्रोच होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ही ना। देन आता है जी असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तो लास्ट पार्ट हो गया हमारा, जब सारे के मतलब व्हेन वी गैदर न्यू एक्सपीरियंसेस, जब हम साथ साथ सीखते हैं चीजों से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम, मान लो मैंने नेट का एग्जाम देना है या कोई भी एग्जाम देना है, मैंने पहले क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर उठाया और क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करके समझने की कोशिश की। सो अब मुझे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली हो सकता है नहीं आते होंगे, तो जो मुझे नहीं आते मैंने उनके बारे में सर्च किया, उनके बारे में सीखा, पढ़ा, तो वो क्या हुआ, मैं असेस भी कर रही थी खुद को कि मुझे कितना आता है, और उसके साथ साथ ही मैंने सीख भी ली चीजें। सो वो क्या होगा कि एक लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आप असेस भी कर रहे हैं। ओके, जैसे लोर्ना एम का एर्लिम बोला कि असेसमेंट एज लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड इंडिपेंडेंट इन देयर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आप जब भी चीजें, ऑब्वियसली आप वो जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करके देख रहे हैं, सो आपको पता है ना चीजें कि ये चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, वो सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको वहां पे। सो वो असेसमेंट भी हो रही है साथ के साथ, और आप सीख भी रहे हैं कुछ एक नई चीजें। ओके, एज ए टीचर आप बढ़िया चीज क्या कर सकती हैं, यू कैन डू इज टू कन्विंस योर स्टूडेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। तो वो बहुत जरूरी हो जाती है कि आप बच्चे को बोले, जैसे कई बार आप मुझे बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों नंबर कट रहे हैं, और हम आपको क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं, आप असेस करके बता दीजिए। अरे मतलब मैं कितने लोगों का असेस करूंगी, वो भी ऐसे ऑनलाइन मोड में। आप जाइए खुद असेस कीजिए अपना ना, पेपर उठाइए, आपने क्या क्या गड़बड़ की, क्यों गड़बड़ की, आपको पता है ना आप किस माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन का आंसर लगा के आए थे। सो आप ही खुद को असेस कर सकते हैं। तो बेस्ट थिंग एज अ टीचर आप कर सकते हैं कि आप अगले बच्चे को कन्विंस करें कि वो सेल्फ असेस करे चीजों को, या पीयर असेसमेंट करे। अब सेल्फ असेसमेंट से क्या होगा, वो उन्होंने कितनी लर्निंग की है उस पर वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि कितना उन्होंने सीखा था, क्या उन्होंने लिखा और क्या गड़बड़ रह गई।
ओके अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस उनको समझ आएंगी, ठीक है। इसके बेसिस पे वो क्या एक्सपेक्टेशन अपने आप से रख सकते हैं वो भी समझ आएगा, वो एक गोल सेट कर सकते हैं और अगला स्टेप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने नंबर अगर इस टेस्ट में आए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं फिर से एक बार असेस करके देखेंगे इसको, ठीक है। मेटाकॉग्निशन की स्किल वो डेवलप कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, सेल्फ डायरेक्टेड बन पाएंगे, ठीक है। Select work for their portfolio that represent their progress and best effort over time। तो आप मतलब वो पोर्टफोलियोज आप उनके देखिए एक बार। सो वो सारी चीजें क्या हैं, ये चीजें हेल्प करेंगे, सेल्फ असेसमेंट इन सब चीजों में हेल्प करेगी बच्चों को। पीयर असेसमेंट से कैसे होगा, कंसोलिडेट करेंगे वो लर्निंग को, कि इंटरेक्शन करेंगे, जो अगले बच्चे को आता है हो सकता है वो मुझे नहीं आता, तो हम दोनों मिलके बैठ के बात करके इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। लर्न हाउ टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सप्लिसिट फीडबैक बेस्ड ऑन क्लियर क्राइटेरिया। सो ऑब्वियसली आप भी दूसरे बच्चे का चेक कर रहे हैं, दूसरा बच्चा आपका टेस्ट चेक कर रहा है, सो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाना चाहिए, क्या अगले इंसान को बताया जाना चाहिए कि भाई यहां गड़बड़ हो रही है, ये चीज ठीक कर, ओके। तो वो चीज पीयर असेसमेंट से बच्चों में डेवलप होगी। प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स एक्सप्लिसिटली, सो वो बेटर तरीके से चीजों को प्रैक्टिस कर पाएंगे जब पीयर असेसमेंट हो रही होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो असेसमेंट प्लान को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ एक चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन है कि अप्रोच, आपकी असेसमेंट का क्या अप्रोच होने वाला है, मतलब टीचर लेड असेसमेंट है क्या, वो हमने ऊपर पढ़ा था ना, अलग अलग तरीके के अप्रोच हो सकते हैं। देन पर्पस क्या है, आप क्यों असेस करना चाह रहे हैं, आपके लर्निंग आउटकम्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ाया था ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ पढ़ाया था। लर्निंग आउटकम को हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं ना, कि ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ पढ़ाया था, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं। सो अगर वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो आप बेटर तरीके से असेस कर पाएंगे, राइट। विजन ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट, टाइम का प्रोविजन कि कितना टाइम बच्चे को देना है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, असेसमेंट के लिए। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। क्लासरूम का एनवायरमेंट इस तरीके से आप बनाएं कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे, तो आपके असेसमेंट प्लान में ये चीज भी शामिल होगी कि क्लास का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, फीडबैक का क्या प्रोविजन होना चाहिए, किस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्या क्या चेंजेस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, और एक सिस्टम कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग का आपको बनाना है ताकि कॉन्टिन्यूटी में आप बच्चों को मॉनिटर कर पाए और समझ पाए कि कौन कहां कितनी दिक्कत फेस कर रहा है, जिसको हमें सोल्व करना है, जिसमें हमें बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए असेसमेंट ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप असेसमेंट को प्लान कर सकते हैं। 3 मेजर असेसमेंट के टाइप्स हम पढ़ते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग। इनमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग किसको जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट हम बोल सकते हैं, वो कमेंट करके बता दीजिएगा, ये आज का क्वेश्चन रहेगा, ओके जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये यूनिट हमारे यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ आ गया, ओके, और नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.